बता रहे कि मैं भी लाडला भाई हूँ। ये 5 भाई हो जाते हैं और पैसा आता है लाडली बहनाओं के खाते में 1500 रुपये। यदि हम डिवाइड करते कि प्रत्येक भाई ने एक लाडली बहना को कितना रुपए दिया, तो मात्र एक भाई 300 रुपये देता है इनको महीने का। 300 रुपये के हिसाब से 5 भाई जो अपनी एक लाडली बहना को 1500 रुपये भेजते हैं। दोस्तों, आज कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। क्या लाडली बहना बीजेपी शिंदे अजित पवार गुट को सभी बहनाएं वोट देगी क्या? दूसरा सवाल है मेरा कि जो महायुति में घमासान चल रहा है, तो क्या अजित पवार जी महायुति को छोड़ने वाले हैं? गोंदिया विधानसभा के लिए सवाल रहेगा, यदि उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना को अगर गोंदिया से टिकट नहीं मिलती तो क्या सोनू कुथे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस का सवाल है अपना कि यदि गोपाल अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट मिलती है, तो क्या उनके कांग्रेसी विशेष कार्यकर्ता क्या बागी होंगे और वो भी क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुथेकर। सभी मुद्दों पर आज मैं बारी बारी और सादी और सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। विधानसभा चुनाव जैसे ही करीब आ रहे, वैसे ही यहाँ का माहौल गर्म होते नजर आ रहा है। जैसे सीट बंटवारे की बातें जैसे सामने आ रही, वैसे ही महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। अजित पवार अटकलें चल रही कि अजित पवार जी पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि उनको आरएसएस वाले और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी टारगेट करके बोल रहे कि इनके जो वोटिंग है वो कन्वर्ट नहीं हो पाई है और इनको अधिक मदद ना मिलने के कारण लोकसभा चुनाव का जो प्रदर्शन है एकदम बेकार रहा है। क्योंकि बार बार वो इस बात को दोहरा रहे और ये बोला जा रहा है कि ये जो गठबंधन जो बना है जो महायुति का, तो इससे उनको इस चुनाव में भी लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की टेंशन बढ़ी, जो रिजल्ट देखा है लोकसभा चुनाव का, तो उससे जाहिर बात है कि भाजपा की टेंशन बढ़ जाती है। और टेंशन बढ़ने के कारण अब वो विचार करते और कुछ योजनाएं लॉन्च करते, क्योंकि उनके जो वर्क है, वर्क और जो कार्यों को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के जनता के सामने वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में चल रही थी, माननीय शिवराज जी चौहान ने जो लॉन्च किया था, उसकी नकल करके यहाँ लाडली बहन योजना शुरू कर देते। अब लाडली बहनाएं भी हर पार्टियों से, हर जो विपक्षी दल है वहाँ से भी लाडली बहन बन जाती है। अब बहुत सी कांग्रेस की जो बहना है, जो कांग्रेस की बहनाएं क्या इनको वोट करेगी? बीएसपी की बहना है, अन्य दलों की जो बहनाएं हैं, तो वो इनको कैसे वोट करेगी? अब कुछ जो इनके गुट से संबंधित है, इनके पार्टी से, जैसे भाजपा से संबंधित है, वो बहनाएं जरूर वोट करेगी। लेकिन अब बहनाओं के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इनके जो लाडले भाई होते ये हो जाते 5। क्योंकि योजना लॉन्च करते अजित पवार जी जो एनसीपी से होते, राष्ट्रवादी कांग्रेस से, फिर शिंदे जी शिवसेना वाले वो भी भाई है, फिर देवेंद्र फडणवीस जी, और इधर हम गोंदिया आ जाते तो विनोद अग्रवाल जी भी अपना 3000 का बोर्ड लगाकर बता रहे कि मैं भी लाडला भाई हूँ, और फिर गोपाल अग्रवाल जी। तो ये 5 भाई हो जाते हैं और पैसा आता है लाडली बहनाओं के खाते में 1500 रुपये। यदि हम डिवाइड करते कि प्रत्येक भाई ने एक लाडली बहना को कितना रुपए दिया, तो मात्र एक भाई 300 रुपये देता है इनको महीने का। 300 रुपये के हिसाब से 5 भाई जो अपनी एक लाडली बहना को 1500 रुपये भेजते हैं। अब सवाल यह है कि लाडली बहना जिस दिन मतदान करने जाएगी तो उनके भाई हो जाते 5, तो वो किस भाई को मतदान करेगी? क्या विनोद अग्रवाल को मतदान करेगी तो गोपाल अग्रवाल जी नाराज होते, गोपाल अग्रवाल जी को मतदान करेंगे तो अजित पवार नाराज होते। तो इस टाइप से बहना भी कन्फ्यूजन हो गई कि मैं किस भाई को वोट दूं। अब रक्षाबंधन की बात हो, राखी बांधना हो, तो वो 5 भाइयों को, 10 भाइयों को राखी बांध सकती है, किंतु मतदान करना है और वोटिंग होती केवल एक, तो एक वोट एक ही भाई को देना है, तो क्या 4 भाई नाराज नहीं होंगे? तो इस विषय पर सभी बहनाओं को अब सोचने की बात आ गई कि मैं किस भाई को मतदान करूंगी। अब सवाल ये भी उठता है कि यहाँ की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे, तो वो सरकार को अमित शाह जी के कहने पर देवेंद्र फडणवीस जी
शिंदे गुट के साथ में और अजीत पवार के साथ में मिलकर सरकार को गिरा देते हैं और अपनी सरकारें स्थापित कर लेते हैं, जिसमें 2 डिप्टी सीएम बन जाते हैं महाराष्ट्र में। तो अब क्या महाराष्ट्र की जनता इनको क्या माफ कर पाएगी कि जो चुनी हुई सरकार को इनके द्वारा तोड़ना और अपनी सरकार बनाना? तो इसमें जो विकास कार्यों का जो कालावधि समय होता है, उतना समय बर्बाद केवल सरकार बदलने में चला जाता है। अब सरकार बदलने में और उनको स्थिर होते तक के विधानसभा चुनाव आ जाते हैं। तो विकास की बात तो रही दूर, ये केवल अपना एक, जहाँ भी ऐसे कई राज्यों के उदाहरण हैं कि जो सरकार है उसको तोड़ना है और अपना राज स्थापित करना। दोस्तों, हम गोंदिया विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो गोंदिया विधानसभा में जो रमेश कुथे जी रिटर्न शिवसेना में जो आते हैं, तो वो भी एक अपनी आस लेकर आते हैं कि हम शिवसेना से चुनाव लड़ेंगे। गोपाल दास अग्रवाल जी भी कांग्रेस में आते हैं, तो वो भी यही सोचकर आते हैं कि मुझे कांग्रेस से टिकट मिलेगा और मुझे चुनाव लड़ना होगा। तो यहाँ सोचने की बात ये हो गई कि यदि इनका जो गठबंधन है 3 लोगों का, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस का, तो तीनों में से कोई भी एक उम्मीदवार लड़ेगा। अब गोंदिया से मान लेते हैं कि गोपाल दास अग्रवाल जी चुनाव लड़ते हैं, तो रमेश कुथे जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और शरद पवार जी के भी पक्ष से कोई नहीं लड़ पाएगा। तो इस परिस्थिति में अब जनता हमसे सवाल पूछ रही है कि यदि रमेश कुथे जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या सोनू कुथे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि तैयारी तो उनकी वही दिख रही कि क्योंकि वो भी पिछले 5 वर्ष से मेहनत कर रहे, जनता से मिल रहे और अपना एक संगठन धीरे धीरे तैयार कर रहे और उनका संगठन धीरे धीरे जोर पकड़ता है और आज उस संगठन की आवाज़ सामने आ रही कि सोनू कुथे को हम निर्दलीय लड़ाएंगे। अब सोनू कुथे जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ उनके जो पिताजी रमेश कुथे, तो रमेश कुथे जी के लिए एक असमंजस्य वाली बात हो जाएगी। अगर वो अपने गठबंधन को देखते हैं तो उनको गोपाल दास अग्रवाल जी के लिए खुलेआम मदद मांगना पड़ेगा, वोट मांगना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, भाषण भी देना पड़ेगा। और इधर सोनू कुथे उनके सुपुत्र यदि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ये रमेश कुथे के लिए बहुत ही एक धर्म संकट बन जाएगा। जैसे आपने पिछली बार देखा था कि अनुभा मुंजारे कांग्रेस में रहती है, बालाघाट जिले से कांग्रेस की विधायक है और लोकसभा चुनाव में अपने बीएसपी से कंकर मुजारे जी चुनाव लड़ते हैं। तो वहाँ भी धर्म संकट ये था कि वो पति के लिए वोट मांगे या अपने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे। तो वही परिस्थिति गोंदिया विधानसभा में निर्माण होने की पूरी संभावना है। अब रमेश कुथे जी का जो धर्म संकट है, क्या वो शिवसेना छोड़ देते हैं या फिर अपने निर्दलीय लड़के को साथ देते हैं या गोपाल अग्रवाल के लिए, कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं? अब हम गोपाल अग्रवाल जी की बात कर लेंगे क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हर किसी के पीछे काली छाया पड़ी हुई है, ऐसा जनता का मानना है। अब गोपाल अग्रवाल जी अपना हर गांव में अभी घूम घूम कर एक यात्रा निकाल रहे, संकल्प यात्रा एक नाम दिए है उसमें। तो उसमें कई लोग जाते रहे और उनमें आप देखेंगे कि उनके पैम्पलेट में जो तारीख देते हैं और वहाँ गांव के नाम लिखे होते हैं कि इस गांव में इतने बजे से हमारी यात्रा गुजरेगी। तो वहाँ पर कई महत्वपूर्ण लोगों की फ़ोटो नज़र नहीं आ रही है। अब वहाँ कुछ लोगों की फ़ोटो है। अब उन्होंने पहले आवेदन कर दिया था कि टिकट यानी दावेदारी के लिए, तो जिसमें ज़्यादा इच्छुक मैंने 2 लोगों को देखा है। एक है राजीव ठकरेले जी जो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करके खड़े थे वो, और दूसरे हो जाते अरुण गजभिये। अरुण गजभिये ने भी कमर कस लिया था कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको ऐसा पता नहीं था कि गोपाल अग्रवाल जी आ जाएंगे और उनका टिकट फाइनल हो जाएगा। अभी वर्तमान में टिकट फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन आला कमान के अंदर की बात क्या है, नाना पटोले जी ने शायद आदेश दे दिया होगा कि गोपाल अग्रवाल जी आप प्रचार कार्य अपना प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि टिकट आपको फाइनल हो रही। तो इस परिस्थिति में अभी अब सुनने मिल रहा है कि यहाँ के कुछ नेता वो बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। यदि वो बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ते तो फिर जाहिर बात है कि कांग्रेस के 2 टुकड़े होना एकदम तय है, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है पिछले 5 साल से एक दूसरे के साथ जुड़कर कांग्रेस को संभाला है और कांग्रेस को इस ऊंचाई तक के गोंदिया में लाया है। ये पिछले चुनाव की बात तो जाहिर है कि उस बार 8 से 9 हज़ार वोटों पर सिमट चुकी थी, क्योंकि उस टाइम का दौर दूसरा था।
और अभी का दौर दूसरा है, क्योंकि अभी राहुल गांधी की लहर जमकर चल रही, पूरे देश में चल रही है। और राहुल गांधी को देखते हुए और उनके अभी जो काम है, जहाँ जहाँ राज्यों में उनकी सरकार आई है और वहाँ की जो घोषणाएं हैं और घोषणाओं को तुरंत वो फॉलो करते और तुरंत उसको लागू कर देते, इससे जनता को समझ में आ गया कि राहुल गांधी जो वादा कर रहा है पूरा कर रहा है। अब भाजपा के 10 साल के काम और 10 साल के वादे देख लिए कि जितने भी वादे किए थे उन वादों में भाजपा कहीं भी खरी नहीं उतरती है। तो गोपाल अग्रवाल जी के लिए अब एक बड़ा संकट खड़ा होने वाला है कि एक तो इधर से निर्दलीय सोनू कुथे चुनाव लड़ते हैं और इधर फिर अपने कांग्रेस के जो जिन्होंने दावेदारी पेश किया था उनमें से अपने अरुण गज भी है, या तो राजीव ठकरेले जी की मानसिकता पूरी बन रही है कि ये दो में से कोई ना कोई निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, ऐसा दावे के साथ जनता का बोलना है। और जनता जो बोलती है वो कहीं ना कहीं से कुछ सुन लेती है और वो भी वास्तविक रूप देख करके बात करती है, और कुछ दिन बाद जनता की बात एकदम खरी उतरती है, क्योंकि यहाँ का आखिरी निर्णय जनता के हाथ में होता है। जनता चाहे तो किसी को कुर्सी पर बिठाल सकती है और चाहे तो एक दिन में कुर्सी से उतार सकती है। अब बात कर लेते हैं विनोद अग्रवाल जी की, कि विनोद अग्रवाल जी भी असमंजस्य में पड़े हैं कि अब वो चाबी से चुनाव लड़ेंगे या भाजपा से लड़ेंगे, क्योंकि उनको आदेश आ चुका है, यानी जहाँ तक उनको खबर आ चुकी है कि उनको बीजेपी से चुनाव लड़ना होगा। लेकिन अभी भी उनके कार्यकर्ता थोड़े कन्फ्यूजन में, क्योंकि उनके जो गायक लोग हैं, जो गीतकार हैं, जो रचनाकार हैं, वो भी कन्फ्यूजन में। उनने गाने तैयार कर लिए चुनाव के विनोद अग्रवाल जी के लिए, लेकिन उन्होंने चुनावी निशाने वहाँ जगह छोड़ दिया है। अब वहाँ कमल लिखूँ कि चाबी लिखूँ, क्योंकि इस तरीके से ना उनके गाने बन पा रहे और ना वो अपनी रचना को आगे बढ़ा पा रहे। तो ये इस बार का जो चुनाव है बहुत ही रोचक चुनाव होगा और बहुत ही मज़ेदार चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ पर अब अपनी अपनी ताकत लगाना होगा। और फिर रही बात पार्टियों की, अगर पार्टी के तरफ से देखा जाए तो जो इनके वोट बैंक होता है वो तो वोटिंग मिलेगी, लेकिन अन्य लोगों को क्या ये लोग आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का माजरा गोंदिया से लेकर के मुंबई तक, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक सब पूरा गड़बड़ नज़र आ रहा है। क्योंकि इस बार के चुनाव में हमने शुरुआत में पूछा था, हमारे न्यूज़ रिपोर्टर सतीश वाघ गप्पू गुप्ता जी के ऑफिस में गए थे, तो वहाँ से उन्होंने कॉल लगाया था और मेरे साथ कॉल पर बात हुई थी कि गप्पू गुप्ता जी ने स्पष्ट कर दिया था कि मुझे इस बार चुनाव लड़ने की मेरी कोई मानसिकता नहीं है। लेकिन अन्य लोग तो हैं, मानसिकता नहीं, खैर दावेदारी करते हैं, कोई भी दावेदारी कर सकता है चुनाव की टिकट मांगने के लिए। लेकिन बाकी लोगों के तेवर अभी हमको साफ नज़र आ रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता है और गोपाल दास अग्रवाल जी को टिकट मिलता है तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, ऐसी एकदम परफेक्ट खबरें हमारे तक के पहुंची है। दोस्तों, देखा जा रहा है कि इस बार भाजपा किसी प्रकार की रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि उनने लोकसभा के चुनाव में सबक मिल चुका है और उनको ऐसा अंदेशा हो गया है कि इस बार के महाराष्ट्र की विधानसभा में उनको काफ़ी पापड़ बेलने होंगे, क्योंकि इनके जो कर्म है और इनके जो कार्य है ये जनता पूरी समझ चुकी है। और जनता अब क्या डिसीजन लेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन खुलेआम अभी जनता का मानना है कि यहाँ पर सरकार परिवर्तन होना तय है, क्योंकि यहाँ उलटफेर निश्चित बता रहे। पता ऐसा चला है कि गोंदिया विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का अस्तित्व कायम है। और बाकी अभी जैसे राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े होने से, शिवसेना के 2 टुकड़े होने से दोनों के जो कार्यकर्ता है, दोनों का जनबल जो माना जाता है, जो वोट बैंक माना जाता है, वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। और कांग्रेस और भाजपा को बोला जाए तो इनका पहले से जनमत है, वोटिंग है, कार्यकर्ता है और हर गांव में इनकी पकड़ है। तो जाहिर बात है कि इस बार की लड़ाई 2 में ही होगी, एक तो कांग्रेस या तो भाजपा। लेकिन गोंदिया के लिए भाजपा के बारे में सोचना तो बिल्कुल लेकिन गोंदिया के लिए भाजपा का चुनाव जीतना ये तो नामुमकिन है, क्योंकि कई सालों से हमने यहाँ पर भाजपा का विधायक नहीं देखा है। क्या इस बार विनोद अग्रवाल जी कमाल कर पाएंगे कमल से? अगर कमल से विनोद अग्रवाल जी कमाल कर देते तो कई सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा और यहाँ से जो भाजपा की विजय होगी वो एक इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन तिरोड़ा से भाजपा का कब्जा पहले से ही रहा है। यदि वहाँ से भाजपा इस बार चुनाव हार जाती है
तो वहाँ का भी एक रिकॉर्ड टूटेगा। वहाँ से चाहे कांग्रेस चुनाव जीते या आम आदमी पार्टी या राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार वाली कोई भी वहाँ से यदि चुनाव जीत जाता है तो वहाँ का रिकॉर्ड टूटेगा। तो ये भी दोनों जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र गोंदिया और तिरोड़ा, सभी की नज़रें इस क्षेत्र पे टिकी हुई है। क्या भाजपा इस बार गोंदिया में फिर से, क्या भाजपा तिरोड़ा में फिर से जीत पाएगी? तो ये सब देखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये चुनाव बहुत रोचक बनते जाए। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और कुछ नई नई खबरें निकल कर सामने आएगी। अभी तो खबरें चल रही कि अजीत पवार जी महायुति को बाय बाय करने वाले हैं। अब महायुति से अजीत पवार जी निकल जाते तो फिर और लाडली बहना कन्फ्यूजन होना ही होना है, क्योंकि उनके भाई सभी के घर अलग अलग हो जाते और वोट देना है एक, तो वोट देंगे किसको? तो ये भी बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है दोस्तों। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।